Good morning, dear students. Myself Sanjay Makwana, lecturer Automobile Engineering, Government Polytechnic College, अजमेर। आज हम व्हीकल टेक्नोलॉजी MA 308 का जो पहला चैप्टर है क्लच, उसको स्टार्ट करेंगे। क्या क्लच क्या होता है, अपन बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो उसमें जो सेकंड टॉपिक है आपका MA 308 के अंदर क्लच, अपन वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो आपने 206 में भी क्लच को पढ़ा होगा। क्लच है, गियर बॉक्स है, ही डिफरेंशियल है, ये आपने 206 के अंदर सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा। लेकिन थर्ड ईयर में जो आपके चैप्टर्स हैं व्हीकल टेक्नोलॉजी में, वो थोड़े से ब्रॉड हैं, थोड़े से एडवांस हैं, थोड़े से डिटेल में हैं। तो उसी के तहत आज अपन फर्स्ट चैप्टर सिलेबस के सेकंड चैप्टर है, और वैसे अपना 308 का व्हीकल टेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर है क्लचेस, उसको स्टार्ट करना है। तो आज थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे अपन व्हाट इज़ क्लच। तो क्लच, जैसा आप जानते हैं, क्लच इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू engage and disengage the transmission system. Clutch is a device which is used to engage and disengage the power of engine to rest of the transmission system. इंजन की जो पावर होती है उसको एंगेज करना और डिसएंगेज करना रेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम, जो अपना क्लच के आगे का ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके साथ जोड़ना और हटाना, ये क्लच का सबसे बड़ा फंक्शन है। तो क्लच इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू एंगेज और डिसएंगेज द पावर ऑफ इंजन और टॉर्क ऑफ इंजन टू द रेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। तो उसको अपन क्लच बोलते हैं। क्लच मेनली अगर अपन देखें तो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मेन है फ्रिक्शन क्लच और फ्लूइड फ्लाईव्हील, ये दो प्रकार मुख्य हैं इसमें। सबसे पहले अपन जानेंगे तो आपको डेफिनेशन के माध्यम से क्लच का जो फंक्शन है वो तो पता लग ही गया होगा। अब अपन देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्लच की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले है टॉर्क ट्रांसमिशन। ये देखिए, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है टॉर्क ट्रांसमिशन, कि जो क्लच हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फ्रिक्शन क्लच हो चाहे फ्लूइड फ्लाईव्हील हो, उसकी जो टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट है वो है टॉर्क का ट्रांसमिशन। जो भी अमाउंट ऑफ टॉर्क इंजन के अंदर डेवलप हो रहा है उसको ट्रांसमिट करना, उसको पहुंचाना, व्हील्स तक पहुंचाना, ये उसकी सबसे मुख्य उसकी रिक्वायरमेंट है, मुख्य उसकी प्राथमिकता है, राइट। तो क्लच जो है टॉर्क को ट्रांसमिट करता है, इंजन से जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपन व्हील तक पहुंचाते हैं, और इस ड्यूरेशन में लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस नहीं हो, इसके लिए क्लच की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे फ्रिक्शन उसमें अच्छा होना चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अच्छा होना चाहिए, उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, उस पर एक्सियल फोर्स जो लग रहा है वो अच्छा होना चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द रिक्वायरमेंट टू ट्रांसमिट 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टॉर्क टू द व्हील्स। दूसरा है ग्रेजुअल एंगेजमेंट। ये देखिए सेकेंड, ग्रेजुअल एंगेजमेंट। ग्रेजुअल एंगेजमेंट का मतलब है कि जब भी हम उसको जोड़ें तो वो स्मूथली जुड़ जाए, स्मूथली जुड़ जाए वो। और जब भी अपन उसको डिसएंगेज करें क्लच को पेडल के द्वारा, तो वो स्मूथली बिना आवाज़ के डिसएंगेज भी हो जाए। ग्रेजुअली एंगेज और ग्रेजुअली डिसएंगेज, इसका मतलब ये हुआ कि कोई उसमें जर्क नहीं आए, कोई उसमें झटका नहीं आए, कोई इसमें वाइब्रेशंस ना हो, ईजीली वो जुड़ जाए और इजीली वो डिसएंगेज हो जाए। तो इस तरीका से हमारी रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं हो कि क्लच को जब अपन डिसएंगेज कर रहे हैं तो बहुत ज़ोर से झटका है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लच। तो पहली हो गई टॉर्क ट्रांसमिशन की, दूसरी होगी ग्रेजुअल एंगेजमेंट की, थर्ड है हीट डिसिपेशन। हीट डिसिपेशन का मतलब है कि आपको पता है कि जो फ्रिक्शन है, जो भी चीज़ फ्रिक्शन होती है या फ्रिक्शन पे काम करती है, वहाँ हीट बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। जैसे ब्रेक्स, फ्रिक्शन वाला क्लच, और कोई ऐसी जगह जहाँ पर फ्रिक्शन है तो वहाँ हीट बहुत ज़्यादा डेवलप होगी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, रगड़ के कारण, फ्रिक्शन के कारण।
और जो हीट डेवलप होगी उसको डिसिपेट करना, मतलब एटमॉस्फेयर में उसको भेजना बहुत ही ज़रूरी है। वो मेटल के अंदर न रहे, उस पार्ट में न रहे जहाँ पर वो डेवलप हुई है, उसको जितनी जल्दी हो सके उसको डिसिपेट करना है, उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करना है, उसका कंडक्शन करना है, ताकि हमारा जो कंपोनेंट है, हमारा जो पार्ट है, यहाँ अगर अपन क्लच की बात कर रहे हैं तो हमारा जो क्लच है वो ठंडा रहे, क्योंकि अगर वो गर्म रहता है तो थर्मल एक्सपेंशन होगा। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि वो प्लेट फैलेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाएगी, हीट रिलीज़ ही नहीं हो रही है, क्लच के अंदर ही है, बार बार हीट उसमें इकट्ठी होती जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उससे डिस्टॉर्शन भी होगा। प्लेट का जो है वो बैंड होने का डर है, तो जब बैंड हो जाएगी तो उसकी ग्रिप जो है या सरफेस की जो फ्लैटनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसको ध्यान में रख के हम ये चाहते हैं कि जो हीट डिसिपेशन है वो प्रॉपर हो और जल्दी से जल्दी हो, राइट। फिर है डायनामिक बैलेंसिंग, कि जो बैलेंसिंग है हमारी, जब वो चले तो डायनामिकली बैलेंस होना चाहिए, उसकी बैलेंसिंग बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। बैलेंसिंग परफेक्ट होगी तभी अपन कह सकते हैं कि उसकी हाई स्पीड क्लच के अंदर अपन डायनामिकली बैलेंस होगा तो अपन हाई स्पीड में उसको ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि डायनामिकली अगर बैलेंस नहीं होगा तो जैसे ही अपनी स्पीड बढ़ेगी, क्लच प्लेट जो घूमेगी वो अनबैलेंस हो जाएगी और उसके कारण उसमें नॉइस डेवलप होगी। तो जब हम चाहते हैं कि उसकी बैलेंसिंग अच्छी हो, जब हाई स्पीड में गाड़ी रोटेट हो रही हो, गाड़ी चल रही हो, तब उसकी बैलेंसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। फिर 5th है वाइब्रेशन डैम्पिंग। वाइब्रेशन डैम्पिंग का मतलब है कि जो क्लच है, हमारी प्लेट है, वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्व करे। जो झटके उसमें आ रहे हैं, झटके कब आएंगे? 2 तरीके से आएंगे, कि जब वो एक तो स्टेशनरी कंडीशन में रुकी हुई है और जैसे ही अपन क्लच को एंगेज करते हैं तो जो फ्लाईव्हील है वो उसको साथ में लेके घूमने की कोशिश करती है। तो जब फ्लाईव्हील उसको साथ में लेके घूमने की कोशिश करेगी तो एक टॉर्क उस पर लगेगा, टॉर्शनल फोर्स उस पर लगेगा, जिससे वो ट्विस्ट हो सकती है। तो एक झटका तो उससे आएगा, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए अपन ने उसमें टॉर्शन स्प्रिंग्स लगा रखी है जो उसको मिनिमाइज़ कर देंगी, राइट। और दूसरा जो है कि जब वो एक्सेली जब जुड़ेगी तब उसमें हमने एक स्प्रिंग और लगा रही है, जिसको अपन बोलते हैं कुशन स्प्रिंग्स जो हमारे गद्दे का काम करती हैं। तो जब भी एक्सेली हमारी क्लच प्लेट जुड़ेगी फ्लाईव्हील के, तो वो कुशनिंग और टॉर्शनल इफेक्ट दोनों उसमें रहे, जिससे वाइब्रेशन को डंप किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके, राइट। तो वाइब्रेशन डैम्पिंग की रिक्वायरमेंट हमारी होती है। फिर है साइज। तो साइज ऑफ द क्लच प्लेट मस्ट बी एज स्मॉलर एज पॉसिबल। जितना छोटा उतना बढ़िया है, लेकिन टाइम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन ऑफ द व्हीकल, अकॉर्डिंग टू द स्पेस, अगर थोड़ी बड़ी भी बनती है तो उसमें कोई वो नहीं है। बड़ी अगर होगी तो उसका लाभ ये होगा कि हमारे को एक ही प्लेट लगानी पड़ेगी, क्लच प्लेट। अब एक क्लच प्लेट के अंदर 2 फ्रिक्शन सरफेस होती हैं ऑन बोथ द साइड्स, राइट। तो बड़ी क्लच प्लेट का हमारा फ़ायदा ये होता है कि हमारे को सिंगल से काम चल जाएगा, लेकिन बेहतर है कि अगर हम छोटे लगाएं। छोटी का यूज़ ये है कि वहाँ स्पेस कम लगता है और उसको ईजीली अपन उसको अरेंज कर सकते हैं जगह के अंदर। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट एज पॉसिबल एज स्मॉल हो वो। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है इनर्शिया। आप सभी को पता है, आपने पढ़ रखा है कि इनर्शिया क्या होता है। जैसे जैसे किसी के बॉडी का, किसी कंपोनेंट का मास बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी रोटेशन जो कैपेसिटी है वो उसकी ज़्यादा होगी। जैसे अगर किसी डिस्क का मास ज़्यादा है मान लीजिए, तो वो उतनी देर घूमती रहेगी। और हम यहाँ चाहते हैं कि जैसे अपन डिसेंगेज करें क्लच को, वैसे वो गाड़ी जो है वो धीमी हो जाए और रुक जाए। तो क्लच को जितना हल्का बनाएंगे उतना ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम होगा। जितना ज़्यादा अपन उसको हैवी बनाएंगे, इसका मास बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब है कि उतनी देर तक वो प्लेट घूमती रही, और जितनी देर तक वो प्लेट घूमती रहेगी उतनी देर तक व्हील हमारे रोटेट करते रहेंगे और उतनी देर तक गाड़ी हमारी चलती रहेगी और बहुत टाइम बाद उसमें वो रुकेगी।
जबकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे हमने क्लच को डिसेंगेज किया वैसे ही गाड़ी स्लो हो जाए, वैसे ही गाड़ी रुकने की कंडीशन में आ जाए, और जैसे एंगेज करें वैसे ही वो चलने की कंडीशन में आ जाए। तो यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी हमारे रोटेटिंग पार्ट्स हैं जो क्लच प्लेट के, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया उसका मिनिमम हो, कम से कम हो, राइट। एक तरफ से देखो फ्लाईव्हील होती है, तो फ्लाईव्हील का जो इनर्शिया होता है वो ज़्यादा होता है, राइट। वहाँ हम चाहते हैं कि जितनी देर तक ये घूमे उतना बेहतर है, क्योंकि जितनी देर तक वो घूमेगी उतनी एनर्जी को अपन यूटिलाइज कर सकते हैं, अपन काम में ले सकते हैं। तो वहाँ तो हम चाह रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो, फ्लाईव्हील का भारी हो, इसलिए हम फ्लाईव्हील भारी बनाते हैं, हैवी बनाते हैं, मास ज़्यादा रखते हैं, थिकनेस ज़्यादा रखते हैं। और वहीं अपन क्लच प्लेट के रेस्पेक्ट में अपन कहते हैं कि जो हमारा मास है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसको हम कम रखें, ताकि जल्दी से जल्दी गाड़ी को जैसे डिसेंगेज करें गाड़ी स्लो हो जाए और रुकने की कंडीशन में आ जाए। तो ये ध्यान रखना है कि इनर्शिया जो है वो कम से कम हो क्लच प्लेट का, राइट। फिर नेक्स्ट हमारा फ्री पैडल प्ले। फ्री पैडल प्ले का मतलब होता है कि जब हम क्लच पैडल पे पाँव रखते हैं तो वो अपने आप थोड़ी नीचे दबती है, और जब अपने आप नीचे दबती, क्योंकि ड्राइवर का नो डाउट कि पैर जो है, एक पाँव जो है जिसको अपन लेफ्ट हैंड लेग बोलते हैं, वो क्लच पे ही रहता है, क्योंकि हम जब भी ब्रेक लगाते हैं तो क्लच दबा के लगाते हैं, राइट। गियर चेंज करते हैं तो क्लच दबा के करते हैं। तो जो हमारा पाँव है, लेफ्ट हैंड लेग, वो जनरली हमारा क्लच पे रहता है। तो ऐसी कंडीशन में जो वेट है हमारे पाँव का, उसके कारण क्लच थोड़ा सा दब जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो ऑपरेशनल ना हो, वह एंगेज कंडीशन में नहीं आए, इसलिए अपन थोड़ा सा क्लच पैडल प्ले रखते हैं, ताकि अगर उस पर अपन पाँव रखा भी अपना तो वो दबा भी रहेगा, तो एंगेज या डिसेंगेज नहीं होगा। ये रखना पड़ता है। तो इसको इसलिए करना पड़ता है ताकि वो इफ़ेक्टिव ऑपरेशनल नहीं हो, राइट। फिर उसके बाद में जब अपन इंटेंशनली क्लच को ऑपरेट करना चाहते हैं तो फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स हमारा इंटेंशनली फोर्स लगाया हुआ होगा, जो हम पैर की ताकत से हम लगाएंगे और उसको ऑपरेट करने के लिए लगाएंगे। और जो पहले हमने पाँव रख रखा था वो सिर्फ हमने उसको ऑपरेशन करने के लिए रखा हुआ है। हम पाँव को कहीं और नहीं रखेंगे, क्लच के ऊपर ही रखेंगे। तो जो ऊपर रखते हैं उसके कारण वो थोड़ा दबता है, तो उसके कारण अपन को थोड़ा सा प्ले देना पड़ता है, राइट। मेरे हिसाब से शायद आपको अच्छी तरह बात समझ में आई है कि क्यों अपन पैडल पे, क्लच पैडल पे प्ले रखते हैं। और फिर लास्ट जो है हमारा ईजी ऑफ ऑपरेशन। ईजी ऑफ ऑपरेशन का मतलब है क्लच शुड बी एंगेज और डिसएंगेज स्मूथली एंड इट शुड बी ईजीली ऑपरेट, वो ईजीली ऑपरेट हो जाए। फॉर हायर टॉर्क ट्रांसमिशन द ऑपरेशन ऑफ disengaging the clutch must be not be awesome to the driver, tiresome to the driver, कि जब भी अपन क्लच ऑपरेट करें तो इजीली वो ऑपरेट हो जाए, इजीली डिसेंगेज हो जाए, इजीली एंगेज हो जाए, और टायरसम नहीं हो। टायरसम का मतलब थकाने वाला नहीं हो ड्राइवर के लिए। तो इस तरीके से हमारी ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है क्लच की। तो जैसे मैंने आपको बताया, क्लच एक ऐसी डिवाइस है जो कि एंगेज करती है, डिसेंगेज करती है टॉर्क को, पावर को ऑफ इंजन टू द रेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। रेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम से हम उसको एंगेज और डिसेंगेज का काम क्लच करते हैं। क्योंकि क्लच की आवश्यकता बेसिकली इसलिए पड़ी क्योंकि अगर अपन क्लच नहीं लगाएंगे और गाड़ी को हमारे को टेम्परेरी रोकना है तो हमारे को इंजन का बंद करना पड़ेगा। और इंजन को बंद करने का मतलब है लॉस ऑफ फ्यूल। लॉस ऑफ फ्यूल, बार बार अगर अपन इंजन को बंद करके स्टार्ट करेंगे तो इट टेक्स मोर फ्यूल एट द स्टार्टिंग। जब ज़्यादा फ्यूल लेगा वो स्टार्टिंग के अंदर, तो हमारा जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ेगा, तो उससे जो हमारा एवरेज है वो कम हो जाएगा। तो हमारे को जो गाड़ी को धीमे करना है या रोकना था तो उनको इंजन बंद नहीं करना पड़े, इसके लिए हमने बीच में क्लच को इनपुट किया, क्लच को डाला, ताकि टेम्परेली बिना इंजन को बंद किए हुए हम उसको टेम्परेली डिसेंगेज कर सके। एंड एज एंड व्हेन द हर्डल्स ऑफ द रोड विल क्लियर द गाड़ी इज द व्हीकल इज मूव ऑन, तो व्हीकल अपना मूव हो जाए और इंजन को बंद भी नहीं करना पड़े। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपन को क्लच को उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ा गाड़ी के अंदर, राइट। अब देखिए क्लच के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फ्रिक्शन क्लच, ज़्यादातर जो आपके कोर्स में है वो फ्रिक्शन पे आधारित है।
ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है, जो क्लच का प्रिंसिपल है वो है फ्रिक्शन, क्योंकि ज़्यादातर जो क्लचेज हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इसी पे आधारित हैं, फ्रिक्शन के ऊपर। तो जैसे उसमें कौन कौन से फ्रिक्शन क्लचेज हैं, जैसे एक तो कोन क्लच हो गया, फिर सिंगल प्लेट क्लच हो गया, मल्टी प्लेट क्लच हो गया, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच हो गया, सेंट्रीफ्यूगल क्लच हो गया, राइट, डायाफ्राम क्लच हो गया। तो ये सारे के सारे जो है हमारे वो फ्रिक्शन क्लच की कैटेगरी में आते हैं। और फिर है हमारा फ्लूइड फ्लाईव्हील। फ्लूइड फ्लाईव्हील के अंदर अपन हाइड्रोलिक लगाएंगे, हाइड्रोलिक यूज़ करेंगे अपन, राइट। तो ये दो कैटेगरी है उसकी। अब यहाँ देखते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन क्लच। हमको तीन उसके अंदर ये जो फ्रिक्शन क्लच है वो तीन कोफिशिएंट्स पे या तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं देखिए, एक तो W, तो यहाँ देखिए कि जो टॉर्क है वो तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, म्यू T = म्यू WR। तो दैट मीन्स टॉर्क इज डिपेंड्स अपॉन these three पैरामीटर, वेयर W इज द एक्सियल लोड अप्लाइड। जो एक्सियल लोड लग रहा है, जो कॉइल स्प्रिंग्स होती हैं वो एक्सियल लोड लगाती हैं और वो धकेलती हैं क्लच प्लेट को अगेंस्ट द फ्लाईव्हील, तो उसको बोलते हैं अपन एक्सियल लोड। एक तो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको म्यू बोलते हैं अपन, कि जितना ज़्यादा जो हमारा जो क्लच प्लेट है उसके जो फ्रिक्शन लाइनिंग अपन लगाते हैं उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना टॉर्क ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा, उतना लॉस की कंडीशन उसमें कम होगी, लॉस कम होगा और ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। तो म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब हम उसमें फ्रिक्शन लाइनिंग में ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे या करें या करना चाहिए जिसके अंदर हमारा फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो, राइट। और तीसरा है आर इज़ द रेडियस ऑफ द क्लच प्लेट। क्लच प्लेट का रेडियस, कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे क्लच प्लेट का जो साइज़ है वो बढ़ेगा, और जब साइज़ बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो नो डाउट ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क इज़ मोर, जो टॉर्क का ट्रांसमिशन है वो भी ज़्यादा होगा। तो ये तीन पैरामीटर है, T = म्यू WR। अब ये किस तरीके से अपन इसको बढ़ाते हैं टॉर्क को, या किस तरीके से अपन इसको ट्रांसमिशन में ये हेल्प करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले W, तो W इज द एक्सियल लोड विच इज़ अप्लाइड बाय द हेलिकल कॉइल स्प्रिंग्स। हेलिकल जो कॉइल स्प्रिंग्स है पूर्णतः उनके द्वारा ये लगाया जाता है, जिनकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है और डायमीटर बड़ा होता है, और पूरी सरकमफेरेंस में जो क्लच प्लेट है उसकी पूरी सरकमफेरेंस के अंदर ये हम लगाते हैं क्लच प्लेट की, और इनके कारण ही हम क्लच प्लेट को धकेलते हैं फ्लाईव्हील के अगेंस्ट में, और फ्लाईव्हील एंगेज हो जाती है, क्लच प्लेट एंगेज हो जाती है फ्लाईव्हील के साथ, राइट, जुड़ जाती है। और जब अपन डिसएंगेज करते हैं तो यही कॉइल स्प्रिंग्स दबेंगी, कंप्रेस होंगी और क्लच प्लेट पीछे हट जाएगी अगेंस्ट द फ्लाईव्हील। तो W मस्ट बी, एक्सियल फोर्स मस्ट बी मोर एंड प्रॉपर एंड इन एक्सियल डायरेक्शन, राइट। दूसरा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन W। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कंडीशन ये है कि वो हमारा ऐसा मटेरियल चूज़ करना है जिसका घर्षण ज़्यादा हो। तो यहाँ हम एस्बेस्टॉस लेते हैं, फेराडो लेते हैं, रेनिन लेते हैं, रेजिन लेते हैं। ये हमारे कुछ ऐसे मटेरियल है जिनकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। इनको अगर अपन लगाएं तो जो घर्षण है वो ज़्यादा रहेगा और उससे टॉर्क जो है वो ज़्यादा ट्रांसमिट होगा। अगर कोई ऐसी हम लगा देते हैं मटेरियल जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है तो उसके कारण हमारे को टॉर्क का लॉस होगा, ये ध्यान रखिए। फिर तीसरा है हमारा रेडियस। तो जैसे मैंने अभी बताया कि रेडियस को जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा कांटेक्ट बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा कांटेक्ट बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही टॉर्क हमारा व्हील्स तक ट्रांसमिट होगा। तो ये तीन पैरामीटर्स है जिन पे हमारा टॉर्क डिपेंड करता है। अब यहाँ अगर अपन एक चीज़ कहें कि अगर हमारा रेडियस हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, मान लीजिए व्हीकल की जो स्पेस कंडीशन है वो ऐसी है कि वेर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द क्लच प्लेट,
then we use the multi-plate clutches where it is the fundamental is change, and we use the multi-plate clutches. And we know that we in scooters and in motorcycles we use multi-plate clutch because of the space contingency, because of the space availability, right? तो वहाँ पर क्या है कि हमने रेडियस घटा दिया तो नो डाउट हमारा जो स्पेस है वो कम हो गया, तो इसके कारण हमारा मल्टीप्लेट हम यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये जो मैंने अभी आपको बेसिक चीज़ बताई है ये आपको समझ में आ गई होगी, राइट? तो आप इसको और ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा कि ये किस तरीके से ये डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे और बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।